नमस्ते सभी को। आज हमारा इतिहास का दूसरा वीडियो है जो 10वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब पर आधारित है। हमने एक श्रृंखला चला रखी है जो 6ठी से 10वीं तक के सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक को कवर करेगी। 6ठी से 10वीं तक की किताब में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से रीट में सामाजिक विज्ञान के पोर्शन में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास का दूसरा वीडियो, 10वीं के सामाजिक विज्ञान पर आधारित इतिहास का दूसरा वीडियो। अगला वीडियो अपना 9वीं के सामाजिक विज्ञान पर रहेगा। तो फर्स्ट प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने पास में फर्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखना। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित सत्य नहीं है उसको देखना है। पहला है 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ था, राइट है। 1919 में जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था, यह भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित सही है। 1922 में एजीजी रॉबर्ट होलैंड बिजोलिया आए थे, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? 1945 में आंदोलन समाप्त हो गया था। आंदोलन 1945 में समाप्त नहीं हुआ था, आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ था। तो अपने लिए क्वेश्चन कौन सा सही हो गया? अपने लिए क्या बात सामने निकल करके आई? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंदोलन 1897 में स्टार्ट हुआ था, आंदोलन 1941 में समाप्त हो गया था, न कि 1945 में समाप्त हुआ था। अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ, सही बात है। विजय सिंह पथिक 1916 में किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। वो देखते हैं कि बिजोलिया के किसानों को एकत्रित करने के लिए कोई भी एक संस्था नहीं है, तो विजय सिंह पथिक 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। मन्ना लाल जी को इसका सरपंच बनाते हैं। इस संस्था के माध्यम से बिजोलिया के सभी किसान एक सूत्र में बंधे रहे, तो ये सही हो गया। दूसरा, पथिक जी ने क्या काम किया था? अपने मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी को कह करके उनकी पत्रिका प्रताप में बिजोलिया की समस्या को प्रकाशित करवा दिया था। यह पत्रिका कानपुर से निकलती थी। जब ये इस पत्रिका को पूरे भारत में पढ़ा गया तो बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा लोकल लेवल से क्षेत्रीय लेवल से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय लेवल का बन गया। तो ब्रिटिश सरकार ने बिजोलिया की जांच करने के लिए मेवाड़ सरकार को कहा कि आपके क्षेत्र बिजोलिया में किसान असंतुष्ट हैं, राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन गया है, आप किसानों की जांच कीजिए, किसानों को संतुष्ट कीजिए। तब मेवाड़ सरकार ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य को जांच हेतु भेजा था आयोग के साथ में। बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किसानों के पक्ष में सुझाव कम दिए, जमींदार को सही ठहराया, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिशों को किसानों ने नहीं माना, किसान असंतुष्ट रहे, किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तब भारत सरकार ने बिजोलिया के किसानों को संतुष्ट करने के लिए 1922 में राजस्थान के एजीजी को भेजा, और उस समय राजस्थान के एजीजी थे रॉबर्ट होलैंड। तो रॉबर्ट होलैंड जो राजस्थान के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, एजीजी हैं, अजमेर में बैठते हैं, वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन को लेकर के, कौन था पॉलिटिकल एजेंट उस समय मेवाड़ का? विल्किंसन। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन को लेकर के रॉबर्ट होलैंड बिजोलिया जाते हैं। रॉबर्ट होलैंड ने जो सिफारिशें दी थी उसमें अधिकांश किसानों के कर को माफ़ कर दिया था, लेकिन 2-3 सालों के बाद रॉबर्ट होलैंड के सुझावों को जमींदार ने नहीं माना और वापस वहाँ पर किसान आंदोलन आगे चालू हो गया। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ, सही है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग लेकर के आए थे, वो भी सही है। एजीजी होलैंड खूब 1922 में आए थे पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के विल्किंसन को लेकर, यह भी सही है। तो 1945 में आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ था। यह आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया। कंप्लीट है। तो तीनों पॉइंटों के साथ में तीनों पॉइंट को अपन ने एक्सप्लेन कर लिया, और चौथा पॉइंट गलत क्यों है उसके बारे में अपन ने देख लिया। मतलब पहला प्रश्न अपना कंप्लीट। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, संस्था है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में देशी रियासतों के आंदोलन को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल किया गया? अब समझना क्या है ये प्रश्न। ऑप्शन 4 आपके सामने है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1931 कराची में अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन और 1924 बेलगांव अधिवेशन। समझना क्या है वो देखना। ये माना कि भारत है, इस भारत में अंग्रेज 3 तरह से शासन करते हैं। मतलब अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांट रखा है। एक भाग है वो है प्रांत, एक भाग है वो है रियासत, और एक भाग जो है उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत 2 ही भागों में बटा हुआ है,
प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश, प्रांतों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। वर्तमान में भारत इस तरह से बटा है। अंग्रेजों ने क्या किया, 11 तो बना दिए प्रांत, 500 के आसपास बना दी रियासत और 4 बना दी केंद्र शासित प्रदेश। अब अंग्रेजों के लिए काम करने वाली, अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाली, प्रांतों के लिए काम करने वाली एक संस्था थी कांग्रेस, जिसका गठन हुआ था 1885 में। तो कांग्रेस संस्था केवल किसके लिए काम करती है, प्रांतों की जनता के लिए। प्रांत में सीधे अंग्रेज शासन करते हैं और रियासत में अंग्रेज तो शासन करते हैं लेकिन सीधे नहीं करते हैं, वाया राजा शासन करते हैं। तो रियासतें कितनी बार, रियासतों के जनता कितनी बार इस संस्था के पास में गए थे, कांग्रेस संस्था के पास में, कि आप अपने कार्यक्रम में रियासतों की समस्या को भी शामिल कीजिए और रियासतों की जनता को भी शोषण के खिलाफ खड़ा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो कांग्रेस कितनी बार मना कर चुकी थी, मना ये कर चुकी थी कि हम तो प्रांतों की जनता के लिए काम करते हैं, सीधे अंग्रेज जहाँ पर शासन करते हैं वहाँ पर काम करते हैं। आप रियासतों में रहते हो तो रियासतों की जनता की समस्या को हम ध्यान नहीं देंगे। कब तक, 1938 के पहले तक। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन भी इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया था। तो कांग्रेस कह रही है हम तो केवल प्रांत के लिए काम करेंगे, रियासत की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये कांग्रेस कहती आई है 1885 से। कब तक कह रही है वो, 1937 तक। और जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 हरिपुरा में और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं, तब कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में रियासतों की समस्या को भी शामिल कर लेती है। वो कहती है कि लंबे समय तक हम रियासतों की समस्या को, रियासतों के मुद्दे को कांग्रेस के कार्यक्रमों से अलग रखा है, लेकिन हम अब से प्रांतों के साथ साथ में रियासतों की समस्या की तरफ भी ध्यान देंगे। तो रियासतों के आंदोलन को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल कब से कांग्रेस ने कर लिया, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। 31 में कराची में अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव वहां पर पास किया गया था। 29 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था और गांधी इतने बड़े भारत के नेता थे लेकिन उन्होंने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 बेलगांव। तो 3 ऑप्शन को भी देख लिया और ऊपर वाले ऑप्शन में क्या वास्तव में प्रश्न था, उसकी प्रकृति क्या थी, उसके बारे में भी अपन ने देख लिया। तीसरा प्रश्न वापस बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कौन से गाँव में किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन आसपास के गाँवों को शामिल करके चल रहा था। तो ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन हुआ है, विजय सिंह पथिक जी ने 1917 में किया था, वो कौन से गांव में हुआ था, बेगू नहीं, क्योंकि ये तो अलग ही किसान आंदोलन है बिजोलिया से। बिजोलिया वहां पर भी नहीं हुआ था, गिरधारीपुरा, यहाँ से तो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो कौन से गाँव में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, बेरीसाल गाँव में। ठीक है, कौन से गाँव में गठन किया गया था, बेरीसाल गाँव में। तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल तनाव में नहीं रहे। एग्ज़ाम 1, 1.5, 2, 3 महीने आगे बढ़ सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। 16 लाख अभ्यर्थी 2.5-3 साल से इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो लास्ट के 2-3 महीनों में आप अपने धैर्य को मत खोइए, उसी स्पीड से, उसी गति से अनवरत अपनी तैयारी को आगे रखिए। ठीक है, 3 प्रश्न हो चुके हैं, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न अपना, 1857 की क्रांति में नाना साहब को पराजित कर पुनः कानपुर पर अंग्रेजी अधिकार किसने स्थापित किया। 1857 की क्रांति में नाना साहब को पराजित कर पुनः कानपुर पर अंग्रेजी अधिकार किसने स्थापित किया। 4 ऑप्शन अपने पास में। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन कौन से, कैप्टन नील, बिसेंट आयर, कैंपबेल और हडसन। तो आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति में कानपुर से क्रांति को संचालित कौन कर रहा था, नाना साहब। नाना साहब का दूसरा नाम क्या है, धंधु पंत। तो 1857 की क्रांति को कानपुर से संचालित कर रहे थे नाना साहब। जब ये क्रांति चल रही थी तब 1857 की क्रांति में नाना साहब को हरा करके पुनः कानपुर पर अधिकार किसने स्थापित किया था, तो कैंपबेल ने। किसने किया था, कैंपबेल ने। चलते हैं, हडसन ने कहां पर क्रांति को दबाया था, दिल्ली में। तो अगर पुनः अंग्रेजी अधिकार दिल्ली में किसने स्थापित किया, हडसन ने। बिसेंट आयर ने पुनः कहां पर, बरेली में। और कैप्टन नील ने कहां पर, प्रयागराज में या इलाहाबाद में।
ठीक है। तो अगर कैप्टन नील आए तो आपको करना है इलाहाबाद, अगर बिसेंट आयर आए तो आपको करना है बरेली, अगर कैंपबेल आए तो आपको करना है कानपुर, और अगर दिल्ली आए तो आपको करना है हडसन। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो नाना साहब ने 5 जून 1857 कानपुर में क्रांति की थी। तात्या तोपे उनके सहयोगी थे। धंधुपंत इनका नाम था। कैंपबेल अंग्रेजी सेनापति था। कानपुर में सेना लेकर आया, नाना साहब को पराजित किया। नाना साहब नेपाल चले गए और कानपुर में वापस अंग्रेजी अधिकार स्थापित किया कैंपबेल ने। ऐसा दिल्ली में किसने किया? हडसन ने। बरेली में किसने किया? बिसेंट आयर ने। इलाहाबाद में किसने किया? कैप्टन नील ने। कंप्लीट है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के कौन से चरण को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक चले हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के साथ में चले हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885। और कांग्रेस ने कब तक अपना काम किया है? 1947 तक। तो 1885 से लगा करके 1905 एक युग, 1905 से लगा करके 1919 दूसरा काल, और 1919 से लगा करके 1947 तीसरा काल। ये तीनों काल का नामकरण राष्ट्रीय आंदोलन के काल का नामकरण है। और इसकी डेट 1885 से स्टार्ट क्यों हो रही है? क्योंकि 1885 में किसकी स्थापना हुई है? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही माना जाता है कि चालू हो गए हैं, क्योंकि पूरे भारत के नेता कांग्रेस संस्था के माध्यम से एक होकर के भारत के बारे में पहली बार सोचने लगे हैं। क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता के बारे में सोचने लगे हैं। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने ही करवाई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करवाई थी। उस समय गवर्नर जनरल डफरिन थे। तो जितने भी भारत के नेता उस समय कांग्रेस के सदस्य बने, वो अंग्रेजों के प्रति आस्था रखने लगे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको एक संस्था बना करके दी है मांग उठाने के लिए। तो 1885 से लगा करके 1905 कांग्रेस में जितने भी नेता हुए वो बिल्कुल उदार थे, नरम थे, अंग्रेजों में आस्था रखते थे। वो कहते थे कि अंग्रेज भारत के लिए ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेज भारत में सुधार अच्छी तरह से करते रहे। तो वो उदार थे, नरम थे, और जो भी मांग थी वो मांग वो दया के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। इसलिए उस उदारवादी युग के कारण उसको अपन क्या कहते हैं? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल। तो 1885 से 1905 का युग उदारवाद कहा जाता है। और अगर ये उदारवाद कहा जाता है तो अंग्रेजों से दया प्रार्थना के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने के लिए कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं। अगर इसलिए काम कर रहे हैं तो इस युग को अपन क्या कहेंगे? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग। तो अपने लिए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? 1885 से 1905 उदारवाद, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग, दया, याचिका, याचना का युग। 1905 से 1919 के बीच अब कांग्रेस में ऐसे नेता आ गए हैं जो तेज तर्रार हैं, जैसे लाल पाल बाल। उन्होंने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कहा कि अपने कार्यक्रम को चेंज करो, दया प्रार्थना और याचिका के माध्यम से अंग्रेज कुछ भी सुधार नहीं करेंगे। अंग्रेजों को सुधार करने के लिए उन पर दबाव में अंग्रेजों को लाना ज़रूरी है। और जब ऐसी विचारधारा कांग्रेस में आई तो उसको अपन क्या कहेंगे? उग्रवाद। और इस उग्रवाद का नेतृत्व 3 बड़े नेता कर रहे हैं, लाल पाल बाल और उनसे जुड़े हुए अरविंद घोष और दूसरे कांग्रेस के नेता। 1919 में भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं गांधी जी। और गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके माध्यम से क्रमिक रूप से, योजनाबद्ध रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए 1947 तक ले जाते हैं। तो इस 1919 से 1947 के युग को अपन क्या कहते हैं? गांधी युग। तो फर्स्ट युग को क्या कहेंगे? उदारवाद। सेकेंड युग को क्या कहेंगे? उग्रवाद। थर्ड युग को क्या कहेंगे? गांधी युग। 1885 से लगा करके 1947 राष्ट्रीय आंदोलन को अपन कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। और उसमें पहले भाग को क्या कहते हैं? उदारवाद। और इसी उदारवाद को अपन क्या कह रहे हैं? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल। क्या कह रहे हैं? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है अपना, ध्यान से देखना। नानक जी भील का संबंध, नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? चलते हैं।
व्यक्ति का नाम क्या है? नानक जी। भारत राजस्थान में क्या चल रहे हैं? किसान आंदोलन। इस व्यक्ति का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया से? नहीं। बेगू से? नहीं। दुधवा खारा से? नहीं। तो कहाँ से? बूंदी से। बूंदी किसान आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो बूंदी के सभी किसान डाबी गांव में इकट्ठे हुए थे, और डाबी गांव में जब सभा हो रही थी तो वहाँ पर गोलीबारी में 2 व्यक्ति मारे गए थे। एक का नाम था नानक जी भील और दूसरे का नाम था देवा गुर्जर। तो बूंदी किसान आंदोलन के समय डाबी नामक गांव में बूंदी के सभी किसान डाबी नामक गांव में जब सभा कर रहे थे तो डाबी नामक गांव में जब गोलीबारी हुई थी तो इस गोलीबारी में नानक जी भील और देवा गुर्जर मारे गए थे। नानक जी भील उस समय झंडा पकड़ करके गीत गा रहे थे और शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने बाद में नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से कविता भी लिखी थी। तो नानक जी भील पर एक कविता लिखी हुई है, उस कविता का शीर्षक क्या है? अर्जी। और ये कविता किसने लिखी है? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने। तो नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बूंदी से। बेगू का संबंध किससे था? राम नारायण चौधरी से। बिजोलिया लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है जिसमें समय समय पर नेतृत्वकर्ता बदलते रहे हैं। दुधवा खारा किसान आंदोलन ये वर्तमान में गांव चुरू में, लेकिन पहले बीकानेर रियासत में आता था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के वे क्रांतिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत के वे क्रांतिकारी जिनको एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा मिली, कौन है वो? 4 ऑप्शन है। बटुकेश्वर दत्त? नहीं। बाल गंगाधर तिलक? नहीं। रासबिहारी बोस? नहीं। तो बचा क्या? विनायक दामोदर सावरकर। एक एक को देखते हैं। पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में खास बात क्या है? तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक संगठन बनाया था। तो इनके एक संगठन का नाम था मित्र मेला, और इसी मित्र मेला संगठन का आगे जाकर के नाम हो गया था अभिनव भारत। तो अभिनव भारत नामक संस्था का पहले नाम क्या था? मित्र मेला। और ये मित्र मेला या अभिनव भारत संस्था क्या काम करती है? तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करती है। इसी विनायक दामोदर सावरकर ने किताब लिखी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस किताब पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये किताब कई प्रतियों में भारत में बाद में प्रकाशित हुई थी। इसी किताब में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। तो विनायक दामोदर सावरकर की संस्था का नाम है मित्र मेला। इन्होंने इसी मित्र मेला का आगे जाकर के नाम हो जाता अभिनव भारत सभा। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इन्हीं व्यक्ति को एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। ये 1923 तक अंडमान के सेलुलर जेल में रहे थे। 1923 में खराब स्वास्थ्य होने के कारण इनको बाद में क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। कंप्लीट है। बटुकेश्वर दत्त आपको पता ही है, 1929 में केंद्रीय असेंबली पर जब बम फेंका जाता है तो ये भगत सिंह के सहयोगी थे। बाल गंगाधर तिलक आपको पता ही है, जिन्होंने शिवाजी उत्सव गणपति उत्सव को प्रारंभ किया है। केसरी मराठा उनकी पत्रिका है। रासबिहारी बोस आपको पता ही है, इन्होंने हार्डिंग्स बम कांड की योजना बनाई थी। और जब बाद में इनको गिरफ्तारी के लिए आदेश निकले तो ये जापान चले गए थे और जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था मोहन सिंह के साथ में मिल करके। तो भारत के वे क्रांतिकारी जिनको एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा मिली वो है विनायक दामोदर सावरकर। संस्था का नाम क्या? उनका मित्र मेला। आगे जाकर के उसका नाम क्या हो जाता? अभिनव भारत सभा। कौन सी जेल में रहते हैं? अंडमान की जेल में। कब रिहा होते? 1923 में। कितने प्रश्न हो चुके हैं? 7। 8वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक। ये 10वीं की किताब में से लिया गया प्रश्न है। अगर आपने 10वीं की किताब नहीं पढ़ी और ऐसा प्रश्न सीधा सीधा आ जाए तो अपन करने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी गाइड वाइड में इस तरह का प्रश्न नहीं मिलता है। और उस समय अपन ने कितने भी कोचिंग के नोट्स तैयार किए हों और कितनी भी गाइडें पढ़ ली और इस तरह का प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल हम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। क्योंकि जो इस 2-3 पिछले साल की रीट और उसके पिछले साल जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न बना था माझा प्रवास पुस्तक किसने लिखी है? तो विष्णुदत्त गोडसे ने माझा प्रवास पुस्तक लिखी थी। और अधिकांश स्टूडेंट गलत करके आए थे, क्योंकि किसी भी गाइड में उसका उल्लेख नहीं था। वो केवल और केवल 8वीं की बुक में प्रश्न था। अगला प्रश्न अपना, बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में देखने को मिलती है? तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम है प्रेमचंद और वो लिखते हैं उपन्यास। तो
तो प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, बहुत तरह की अलग अलग विधाओं में साहित्य को लिखा है। 1880 में बनारस के पास लहमी गांव में इनका जन्म हुआ है। 1936 में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने कहानी को काल्पनिकता से निकाल करके यथार्थता से जोड़ा है, वास्तविकता से जोड़ा है। तो बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार है प्रेमचंद, सब इनको जानते हैं। प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक देखने को मिलती है? गोदान में नहीं, कफन में नहीं, तो कौन सा बचा? रंगभूमि। 10वीं की किताब में सिंपल सा दे रखा है। तो इनका एक उपन्यास है रंगभूमि, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक देखने को मिलती है। तो सही क्या हो जाएगा? रंगभूमि। क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये जितने भी 15 क्वेश्चन है उसको पूरे टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम तक पहुँच सकते हैं। 9वां प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? पवनार से, वर्धा से, साबरमती से, बेलगांव से? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह को देखते हैं, क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था जब वर्ल्ड में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 में यह स्टार्ट हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना कांग्रेस की परमिशन से अंग्रेजों ने युद्ध में जोड़ दिया था। कांग्रेस ने प्रांतों के विधानमंडल से इस्तीफे दे दिए थे, प्रांतों के विधानमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। इसके विरोध में अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को रिझाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे। भारतीय नेता पूर्ण स्वराज्य के नीचे कोई भी मांग नहीं मान रहे थे। जब अंग्रेजों ने भारत को बिना परमिशन, बिना कहे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों को जोड़ दिया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जोड़ने के विरोध में 17 तारीख अक्टूबर का महीना 1940 के सन में महाराष्ट्र के पवनार से गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, और उस सत्याग्रह का नाम क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अंग्रेजों को जब पता चला कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पूरे भारत के लोग जुड़ सकते हैं, तो अंग्रेजों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में जितने भी संबंधित नेता थे उनको जेल में डालना चालू कर दिया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन बने? तो पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। कितनी बातें हुई देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों स्टार्ट हुआ? तो उसके पीछे कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना कांग्रेस की अनुमति से जोड़ देना। द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों को जोड़ा। भारतीयों के लिए अंग्रेज कौन सा प्रस्ताव लेकर के आए? अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कौन सा आंदोलन चालू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940। कहाँ से हुआ? पवनार से। सभी नेताओं को लगभग जेल में डाल दिया गया था। तो प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस आंदोलन में लगभग 25,000 के आसपास लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसलिए इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन भी कहते हैं। कितने प्रश्न अपन ने कवर कर लिए हैं? 9। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो पहली बात तो सवाई जयसिंह कहाँ के राजा हैं? आमेर के राजा हैं। कौन से वंश के राजा हैं? कछवा वंश के राजा हैं। सवाई जयसिंह ने कितने मुगल राजाओं के समकालीन थे? 7 मुगल राजाओं के समकालीन थे। इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इन्होंने हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया था। तो सवाई जयसिंह बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं। भूगोल में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि है। इन्होंने पूरे भारत में नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 5 अलग अलग जगह पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पर वो वेधशालाएँ बनी थी? तो एक वेधशाला उनकी बनाई थी दिल्ली में, एक बनी थी मथुरा में, एक बनी थी बनारस में, एक बनी थी उज्जैन में, और एक बनी थी जयपुर में। तो 5 वेधशाला उन्होंने कहाँ कहाँ पर बनाई है? तो पहली दिल्ली में, उसके बाद में दूसरी मथुरा में, तीसरी बनारस में, चौथी उज्जैन में, 5वीं जयपुर में, यानी आगरा में उन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो आगरा मथुरा की जोड़ी है। तो आप आगरा और मथुरा में तो वेधशाला थी और आगरा में वेधशाला नहीं थी। क्या होता है वेधशाला में? तो नक्षत्रों के अध्ययन का कार्य होता है। सबसे प्राचीन वेधशाला कहाँ पर बनी थी? दिल्ली में। और सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर की जो वेधशाला है उसको क्या नाम दिया गया है? जंतर मंतर।
और इस जंतर मंतर की उपयोगिता को देखते हुए जून 2010 में यूनेस्को ने जंतर मंतर को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल। 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न अपने पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बीकानेर के राय सिंह से संबंधित नहीं है? ज्योतिष रत्नमाला, वैद्यक वंशावली, राय सिंह महोत्सव और कर्मचंद्र वंशोत्ति कीर्तनम 4 ग्रंथ हैं। तो आगे के तीनों ग्रंथ ज्योतिष रत्नावली, वैद्यक वंशावली और राय सिंह महोत्सव, ये तीनों ग्रंथ बीकानेर के राय सिंह जी ने लिखे हैं। तो कर्मचंद्र वंशोत्ति कीर्तनम ग्रंथ किसने लिखा है? ये राय सिंह जी के दरबारी कवि ने लिखा है। और राय सिंह जी के दरबारी कवि का नाम क्या था? जयसोम। जयसोम ने अपने ग्रंथ कर्मचंद्र वंशोत्ति कीर्तनम में राय सिंह को किस नाम से पुकारा है? तो राय सिंह को राजेंद्र के नाम से पुकारा है। कंप्लीट है। राय सिंह जी बीकानेर के राठौड़ वंश के राजा हैं। बीकानेर को जांगल प्रदेश या राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर की थी। उसी राठौड़ वंश के राजा जो कल्याणमल के बेटे हैं राय सिंह जी, इन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों राजाओं के समकालीन मुगलों की सेवा की है। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका में निमोचना हत्याकांड को दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी? आपको पता ही है, निमोचना अलवर में है। वहाँ पर अलवर के शासक जय सिंह के बढ़े हुए कर के विरोध में 14 मई 1925 लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर कमांडर छाजू सिंह जी के द्वारा गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। कमांडर छाजू सिंह के द्वारा जो गोलीबारी हुई थी उसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। राम नारायण चौधरी ने इसको निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। हत्याकांड के बाद में अलग अलग पत्रिकाओं में ये मुद्दा बना था। दिल्ली से निकलने वाली एक पत्रिका है रियासत, उस पत्रिका में निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। लेकिन अपना यहाँ पर प्रश्न ये है कि निमोचना हत्याकांड को दोहरा हत्याकांड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर घटना है और इसको संज्ञा दी थी कौन सी? दोहरा हत्याकांड की। ये दोहरा हत्याकांड की संज्ञा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका में दी है? तो हरिजन पत्रिका में नहीं, न्यू इंडिया पत्रिका में नहीं। कौन सी पत्रिका में दी उन्होंने? यंग इंडिया पत्रिका में दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों पत्रिका तो एनी बेसेंट की है। हरिजन और यंग इंडिया ये दोनों पत्रिका किसकी है? गांधी जी की है। तो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में निमोचना हत्याकांड को दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी है। कितने प्रश्न हो गए? 12। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको पिछले प्रश्न में जिक्र कर दिया है कि कांग्रेस जब रियासतों के मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी तो रियासत के नेताओं ने मिलकर के अपनी एक बड़ी संस्था बनाई थी, राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई थी, जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1927 में और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। राजस्थान में बीकानेर से रामदेव बालदेव पोद्दार गए थे, जोधपुर से जयनारायण व्यास गए थे, विजय सिंह पथिक जी भी गए थे, रामनारायण चौधरी भी गए थे। राजस्थान के बहुत सारे नेता भी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के पहले अधिवेशन में भाग लेने के लिए बम्बई गए हैं। इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक? नहीं, ये उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं थे। जमनालाल बजाज? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र राव। 31 दिसंबर 1945 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन उदयपुर में होगा उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। लेकिन 1927 में पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र राव। कंप्लीट है। 14वां प्रश्न अपने पास में, भारत स्वशासन समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका दूसरा नाम है इंडिया हाउस। इसका गठन किसने किया? तो ये भारत स्वशासन समिति का गठन कहाँ पर हुआ है? लंदन में हुआ है। और इसका गठन किसने किया? लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर। चारों में से कौन है? तो आंसर है अपना श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने लंदन में भारत स्वशासन समिति का गठन किया है। इसी का दूसरा नाम इंडिया हाउस है। इस संस्था ने एक पत्रिका निकालते हैं, संस्था की पत्रिका का नाम है इंडिया सोशलिज्म। और इसी संस्था ने भारत से आने वाले छात्रों को 6 अलग अलग प्रकार की फेलोशिप भी प्रदान करती है। विनायक दामोदर सावरकर को ऐसी फेलोशिप प्राप्त हो चुकी थी। तो भारत स्वशासन समिति का गठन किसने किया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
इसी संस्था से भी बाद में जुड़े थे विनायक दामोदर सावरकर। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उदारवादी नेता हैं। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में। तो लंदन में स्वशासन समिति का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया है। 14 प्रश्न अपने हो चुके हैं। आज का लास्ट 15वां प्रश्न, प्रजामंडल की स्थापना वर्ष में गलत युग्म को पहचानिए। अगला जो वीडियो अपना आएगा वो 9th की क्लास का होगा। 9th की क्लास में एनसीईआरटी की बुक में तो भारत के इतिहास से रिलेटेड कोई बड़े चैप्टर नहीं है, तो 9th की क्लास भी अपने आरबीएससी पर ही डिपेंड रहेगी। लेकिन 8 की बुक पर जो अपने प्रश्न होंगे वो आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के मिले जुले रहेंगे। तो लास्ट प्रश्न अपना है, प्रजामंडल की स्थापना वर्ष में गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान में जो प्रजामंडल बनने लगे हैं 1931 से, उसमें गलत युग्म कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में बना, सही बात है। मेवाड़ प्रजामंडल अप्रैल 1938 में बना, सही बात है। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर 1931 में बना, सही बात है। यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 1945 में न होकर के कब होता है? 1944 में होता है। तो गलत कौन सा हो गया? डूंगरपुर प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जब बना तब इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। मेवाड़ प्रजामंडल जब बना तब अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। जयपुर प्रजामंडल जब बना तब अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। और डूंगरपुर प्रजामंडल जब बना तब अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पंड्या। ये अध्यक्ष कौन है? प्रारंभिक। लेकिन बाद में प्रजामंडल जब अपने काम करने लग जाता है, आगे बढ़ते हैं, कालक्रम के अनुसार प्रजामंडल जब आगे बढ़ता है तो अध्यक्ष भी बदलते जाते हैं। तो आज अपन ने 10वीं की किताब के 15 प्रश्न कवर किए। अगले वीडियो में अपन 9वीं की किताब के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, तनाव में नहीं रहें। धन्यवाद।